हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को रेप्लिकेट कैसे कर सकते हैं। थ्योरेटिकल मैंने डीएनए बहुत पढ़ाया है, मुझे पता है थ्योरेटिकल मैंने बहुत पढ़ाया। अब हम लोग इमेजिनेशन से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डे टू डे लाइफ में यूज़ हुई चीज़ों से हम लोग पहले डीएनए को समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसके रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है। इतना भी टफ नहीं है, समझ समझ की बात है, समझना चाहो तो हर कुछ आसान है। चलो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि भाई एक डीएनए का मॉडल बनाओ। डीएनए का मॉडल बनाओ, बना सकते हो। तुम्हें पता है डीएनए जो है वो 4 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, सबको पता है, आप सबको पता है। आपको ये भी पता है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, इसलिए एक न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। नाम है न्यूक्लियोटाइड ही, बट डीऑक्सीराइबो इसलिए लगा देते हैं क्योंकि ये पता चले डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, नहीं तो आरएनए का हो जाएगा। ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड नहीं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। तो 4 तरह के चाहिए। 4 तरह के क्या ले सकते हैं? बॉल ले सकते हैं। जस्ट इमेजिन आपके पास बहुत अच्छा लाइट वेट हल्का प्लास्टिक का बॉल है। क्या इकट्ठा कर सकते हो प्लास्टिक का बॉल? ले आओ एक बैग खरीद के बढ़िया से बॉल, बहुत सारे बॉल ले आओ। लेकिन कलर कितने होने चाहिए? 4, क्योंकि आपके पास कितने तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं? 4। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो मान लीजिए एडेनिन को आपने येलो से कलर कर दिया, येलो बॉल ले लिया। ग्वानिन जी से है तो ग्रीन कलर ले लिया। साइटोसिन आपने रेड कलर का बॉल ले लिया और थाइमिन आपने ब्लू कलर का बॉल ले लिया। ठीक है, 4 कलर के बॉल हैं। और मैं आपको बोलूँगी बेटा ये न्यूक्लियोटाइड का जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रैंड बना दो। स्ट्रैंड का मतलब एक के बाद एक बॉल जोड़ते हुए एक लंबी सी लकड़ी जैसी बना दो उसको, है ना। उसके सीक्वेंस में उसको ऐड कर दो। क्या करोगे? तुम भी उठाओगे फेविक्विक और 2 बॉल को जोड़ दोगे। तो वो जो एक, तो ये इसको यहाँ से रिलेट करो कि 2 न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ता है ना तो एक बॉन्ड से जुड़ता है जिसका नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आप कहाँ से लाओगे बॉन्ड? तो आपने फेविक्विक से ही ऐड कर दिया, क्योंकि आप तो मॉडल बना रहे हो ना। तो दो दो बॉल को ऐड करने के लिए आपने जिस तरह फेविक्विक का इस्तेमाल किया है, वैसे ही डीएनए 2 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ए हैं, जी हैं, सी हैं, टी हैं, बहुत सारे बॉल हैं। आपको मैंने बोला रैंडमली जोड़ दो, कोई सीक्वेंस का पता नहीं कैसे होगा, बस सारे बॉल को आपने फेविक्विक से जोड़ के एक लंबा सा बना दिया, स्टिक जैसा बना दिया। ठीक है, तो क्या डीएनए कंप्लीट हो गया? नो, नॉट एट ऑल। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, आपने तो अभी सिंगल स्ट्रैंड बनाया। अब मैं आपको बोलूँगी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना दो। ठीक है, एक स्ट्रैंड तो तुमने बॉल जोड़ जोड़ के बना दिया है, अब दूसरा इसका स्ट्रैंड बना दो। तो क्या जिस तरीके से ये स्ट्रैंड तुमने रैंडमली बनाए हैं, क्या वो स्ट्रैंड भी रैंडमली बनेगा? कभी भी नहीं। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब ए हमेशा बेस पेयर करेगा टी से और जी हमेशा बेस पेयर करेगा सी से। ठीक है, तो ए टी और जी सी बेस पेयरिंग होती है। ए टी और जी सी क्या होती है? बेस पेयरिंग होती है। तो आप देखोगे क्या वहाँ पे कि जो येलो कलर का है उसके अपोजिट कौन सा कलर आ जाएगा? थाइमिन आ जाएगा। एडेनिन के अपोजिट ब्लू कलर आ जाएगा और ग्वानिन के अपोजिट रेड कलर मतलब साइटोसिन आ जाएगा। इस तरीके से आपने जो एक स्ट्रैंड बनाया ना, उसके जस्ट अपोजिट वाले न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को आपको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने एक स्ट्रैंड ये बना दिया, इसके अपोजिट एक स्टैंड आपने ये बना दिया, 2 स्टैंड बना दिए। तो क्या दोनों स्टैंड बनाने से आपका काम ख़त्म हो जाएगा? नहीं, काम कैसे ख़त्म होगा? दोनों को ऐड तो करो, तभी तो डबल स्टैंडर्ड बनेगा। तो इस दोनों को ऐड, दोनों बॉल के स्टैंड को ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं? अब वहाँ भी फेविक्विक नहीं चिपकाना है, आपको वहाँ पे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है। एडेनिन ए टी के बीच में डबल बॉन्ड, सी जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है। तो लॉलीपॉप खाते हो ना, उसका स्टिक याद होगा, इसके बहुत सारे स्टिक कलेक्ट कर लो और ए और टी के अपोजिट 2 स्टिक फंसा दो, दोनों के बीच में छेद करके। जी और सी के अपोजिट 3 स्टिक फंसा दो और पूरे में ऐसा कर दो। और जो तुम्हारा सीधा स्टैंड है उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो, थोड़ा सा घुमा दो, तो वो बन जाएगा आपका डीएनए का मॉडल। क्या बन जाएगा? डीएनए का मॉडल। समझ में आया?
तो अब आपको डीएनए का मॉडल बनाया, आपने बड़ी मेहनत से बनाया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब मैं आपको बोलूँगी कि बेटा ये तो स्ट्रैंड है, अब इसको रेप्लिकेट करवाना है, नया स्ट्रैंड बनाना है। तो नया स्ट्रैंड बनाने के लिए क्या करोगे? नया स्ट्रैंड बनाने के लिए उसको धीरे धीरे फिर से खोलना पड़ेगा, है ना। जो तुमने डबल बॉन्ड चिपका के बनाया हुआ है डबल स्ट्रैंड, उसको आपको अलग करना पड़ेगा। मतलब डीएनए स्ट्रैंड पहले खुद को क्या करता है? सेपरेट आउट करता है, डीनेचर होता है। ये बॉन्ड जो बीच के आपने लगाए थे, स्टिक जो लगाया था, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। दोनों स्ट्रैंड को पहले अलग करना पड़ेगा। अब तुमने अलग किया है ना, तो अलग करके फिर उस स्ट्रैंड को पकड़ के भी तो रखोगे, नहीं तो छोड़ोगे तो टूट ही जाएगा। तो उसको जो है, जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जब अलग अलग होता है, डीनेचर होता है, तो दोनों स्ट्रैंड को पकड़ने के लिए होता है क्या? एक प्रोटीन जिसका नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। दोनों सिंगल स्ट्रैंड कर दियो हो, अलग कर दियो, तो दोनों को एक प्रोटीन पकड़ के रखता है, ठीक है। अब दोनों को एक पकड़ के रखता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी बोलते हैं उसको, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बीच से हो गया है ब्रेक। समझ में आया यहाँ तक? तो ये भी जो है एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। जब आप डीएनए स्ट्रैंड को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। एनर्जी रिक्वायरिंग स्टेप है ये। और दोनों स्ट्रैंड डीनेचर हुआ है, और उसको कौन पकड़ के रख रहा है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन रख रहा है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है समझने में? नहीं। अब जैसे ही तुमने अलग किया, इस दोनों स्ट्रैंड जो है किसके तरह वर्क करता है? टेम्पलेट की तरह। मतलब अब वो खाली है, उस पर फिर से तुम नया डीएनए डालो, फिर से नया कॉम्प्लीमेंट्री डालो। पहले तो एक था, आपने उसके अपोजिट बनाया, अब आपके पास दो पेरेंट स्ट्रैंड है। बनने के बाद अलग किया, दोनों पेरेंट स्ट्रैंड है, आपको इसके अपोजिट भी सीक्वेंस बनाना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री, और इसके अपोजिट भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। समझ में आया? तो दो से ये हो जाएंगे टोटल कितने? 4। इस तरह से होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन बॉल आप फिट करते जाओगे, तो एक तरह का मतलब कि आपका हाथ वहाँ पे काम कर रहा है नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए। मतलब आपको और ज़्यादा बॉल चाहिए। इसी तरह डीएनए रेप्लिकेशन में और ज़्यादा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड चाहिए, तभी तो नया स्ट्रैंड बनेगा। बहुत सारे न्यूक्लियो, जब अगर आप डीएनए रेप्लिकेशन करवा रहे हो या बैक्टीरिया कर रहा है, इसका मतलब उसके पास जो है न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, नया न्यूक्लियोटाइड है, एजीसीटी बहुत सारे हैं, तभी तो बार बार सेपरेट होता है और नया नया बनता जाता है। हाँ, हमारे बॉडी में अपने आप नाइट्रोजनस बेस बनते हैं, नए बनते हैं, तभी तो ऐड होते हैं। तो आपके पास फिर से नए न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए, नए बॉल होने चाहिए, ठीक है। और इसको ऐड करने का काम कौन करता है? सेल में करता है पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। मतलब एक तो डीएनए स्ट्रैंड है, इस पे ऐड करके इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनना है, तो एक एंजाइम है जो फैसिलिटेट करेगा इस प्रोसेस को। आप जब बना रहे हो तो आपका हाथ वो काम करेगा, हाथ आपका पॉलीमरेज है। एक आपका डीएनए है बॉल का, डीएनए स्ट्रैंड, और आप हाथ से दूसरा लगाओगे तो आपका हाथ यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज है। वैसे ही जब डीएनए स्ट्रैंड आपका अलग होता है, तो एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वो जो है वो हेल्प करता है कि नया नया न्यूक्लियोटाइड लाया और उसके कॉम्प्लीमेंट्री लगाया। देख लेता है ए है, अरे ए के सामने टी लगेगा, सी है, सी के सामने तो जी लगेगा, जी है, जी के सामने तो सी लगेगा, टी है तो टी के सामने तो ए लगेगा। ये काम कौन करता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज करता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट मैं पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ओके क्लास, बाय।